चाइना के एक रिटायर्ड सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर और वॉर स्ट्रेटेजिस्ट प्रोफेसर वांग जियांगशुई, जो बीजिंग के टॉप मिलिट्री थिंक टैंक में काम करते हैं, उनकी किताब अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर ने पूरे साउथ एशिया के डिफेंस एनालिस्ट को हिला के रख दिया है। प्रोफेसर वांग कहते हैं कि आज की जंग मिसाइल और टैंक से नहीं, नेटवर्क, डिसिप्लिन और सोच से जीती जाती है। और उन्होंने 7 मई 2024 की एक हवाई झड़प को सिस्टम्स वॉरफेयर का क्लासिक केस कहा है। 7 मई को एक ऐसी हवाई जंग लड़ी गई जहां मिसाइल्स ने बोलना था और टेक्नोलॉजी ने फैसला देना था। पाकिस्तान ने अपने चाइनीज J-10CE जेट से 5 इंडियन वॉर प्लेन्स गिरा दिए, जिनमें वो भी शामिल था जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है, राफेल। लेकिन बात सिर्फ F-16 या मिसाइल्स की नहीं थी। रॉयटर्स ने कंफर्म किया कि इस मिशन में F-16 का कोई रोल ही नहीं था। तो फिर पाकिस्तान ने ये काम कैसे कर दिखाया? जैसे प्रोफेसर वांग लिखते हैं, मॉडर्न वॉर एक आइसोलेटेड डॉग फाइट नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम्स का एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। चाइना ने पाकिस्तान को सिर्फ मिसाइल्स नहीं दिए, उसने दी एक सोच का निज़ाम। सब राफेल जेट्स इंडिया के अंदर ही क्रैश हुए, जबकि पाकिस्तान के J-10C जेट्स बिल्कुल सेफली वापस आए। हाँ, PL-15E मिसाइल राफेल के मीटियोर मिसाइल से 45 किलोमीटर ज़्यादा रेंज रखता है, लेकिन इंडिया भी 2022 में आस्त्रा को मिसाइल टेस्ट कर चुका था, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। तो सवाल ये है, राफेल ने J-10C को क्यों नहीं मार गिराया? प्रोफेसर वांग कहते हैं कि इसका जवाब रडार साइलेंस और इंटीग्रेटेड वॉरफेयर में छुपा है। पाकिस्तान के जेट्स ने बिल्कुल खामोशी से काम किया, ना रडार सिग्नल, ना रेडियो वेव्स, सिर्फ एक साइलेंट स्ट्राइक। टारगेटिंग का जिम्मा था ZDK-03 जैसे चाइनीज अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के पास। मिसाइल्स ने अपना रडार सिर्फ आखिरी 20 किलोमीटर पर ऑन किया। जब तक इंडियन पायलट्स कुछ करते, वक्त निकल चुका था। लेकिन इस साइलेंट वॉर के लिए चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग डेटा लिंक सिस्टम, जिसमें पाकिस्तान इंडिया से कई कदम आगे है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में सिर्फ 6 फाइटर जेट टाइप्स हैं, और सब या तो चाइनीज हैं या फुली कंपैटिबल। इंडिया के पास 14 अलग फाइटर टाइप्स हैं, रशियन, फ्रेंच मेड, ब्राजीलियन, एक कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल जंगल। सिस्टम्स इंटीग्रेट करने की बजाय इंडिया के जेट्स अक्सर एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे। एक इंडियन मिसाइल ने अपने ही हेलीकॉप्टर को दुश्मन समझ के उड़ा दिया, सिर्फ इसलिए कि रशियन हेलीकॉप्टर और इस्राएली मिसाइल्स एक दूसरे से फ्रेंड और फो पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वैंग कहते हैं कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल गैप नहीं, फिलॉसफी का भी फर्क है। 2023 में इंडिया ने वायुलिंक सिस्टम लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद भी एक मिराज और Su-30 MKI की टक्कर में एक पायलट की मौत हो गई। और बात सिर्फ रडार की नहीं, प्रोफेसर वांग हाईलाइट करते हैं कि 2024 तक कई इंडियन एयर बेसेस जैसे लेह और थोइस पर मॉडर्न लाइट्स तक नहीं, वहाँ फ्लेयर से काम लिया जा रहा है। यानी इक्विपमेंट भी और सिस्टम भी, दोनों पे पाकिस्तान का क्लियर एज है। माओ जेडोंग ने कहा था, असली ताकत हथियारों में नहीं, लोगों में होती है। प्रोफेसर वांग कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस फिलॉसफी को रियल एक्शन में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान के पायलट साल में 30 से 40 घंटे ज़्यादा फ्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन पायलट्स। हर साल चाइना के साथ शाहीन एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पाकिस्तानी पायलट्स राफेल जेट्स को सिमुलेट करके प्रैक्टिस करते हैं। ये जो 3 राफेल गिरे, ये किस्मत नहीं, बल्कि एक डेकेड की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का असर था। और इंडिया का हाल, वैंग लिखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म एक मेजर कंसर्न है। 2017 से 2022 तक 34 क्रैशेस में इससे आधे इंसानी गलतियों की वजह से हुए। एक राफेल बेस पर एक विंग कमांडर पर रेप का इल्जाम लगा, और फिर भी वो एक्टिव ड्यूटी में रहा। उसने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए और एक सिविलियन इंटर्न को अपनी बीवी डिक्लेयर करके रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरियाज में घुमाता रहा। ये सिर्फ डिसिप्लिन का नहीं, इंटेग्रिटी, सेफ्टी और ट्रस्ट का भी मसला है। प्रोफेसर वैंग कहते हैं कि हर मुल्क को ये फैसला करना पड़ता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पास इसका जवाब क्लियर है, एक हकीकी थ्रेट, डिस्प्यूटेड बॉर्डर, पुरानी जंगें और हर वक्त प्रेशर। इसलिए पाकिस्तान फ्लैशी डेकोरेशन नहीं, डिफेंसिव कैपेबिलिटी पर फोकस करता है। और दूसरी तरफ इंडिया, प्रोफेसर वांग लिखते हैं कि इंडिया में डिफेंस को अक्सर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का टूल बना दिया जाता है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलैरिटी लूज करती है, तो वो बॉर्डर टेंशंस बढ़ाकर वोट बनाती है। चाइना भी एक वक्त में ऐसा ही था।
لیکن جب 1999 میں نیٹو نے یوگوسلاویا میں چائنیز ایمبیسی کو اڑا دیا تو وہ نیشنل ٹراما بن گیا۔ اس اٹیک کے بعد چائنا نے پروجیکٹ 995 لانچ کیا، میزائلز، جیٹس، سیٹلائٹس سب کچھ بنایا تاکہ پھر کوئی بے عزت نہ کر سکے۔ آج جب DF-17 میزائلز آسمان چیرتے ہیں، کوانٹم سیٹلائٹس گھومتی ہیں، کوئی ملک چائنا کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کرتا، اور جو زمین پر گھومنے والے کیڑے ہیں ان کے پاس نہ طاقت ہے نہ نظر کہ وہ سمجھ سکیں کہ ایک 1000 سال پرانی اوک ٹری کیا چیز ہوتی ہے۔ انڈیا اور چائنا دونوں اینشنٹ سویلائزیشنز ہیں، لیکن جب انڈیا نے اپنے ہمسایوں پر کالونیل میپس اور ریلیجیس پیورٹی کے ذریعے دباؤ بناتا ہے تو وہ صرف دوسروں کا نہیں اپنا بھی نقصان کرتا ہے۔ پروفیسر وانگ وارن کرتے ہیں اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو انڈیا صرف کچھ رافیلز نہیں ہارے گا، وہ اپنا اصلی وجود کھونا شروع کر دے گا، وہ چیز جو پیسوں سے کبھی واپس نہیں ملتی۔ جنگ جیتنے کے لیے میزائلز چاہیے، لیکن سوچ، ڈسپلن اور مقصد اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اس مشن میں یہ تینوں چیزیں پاکستان کے پاس تھیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ہٹ دا بیل آئکن۔